अयोध्या के राम मंदिर में पिछले कुछ महीनों से चंदे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में आई एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में उन आशंकाओं को सच साबित किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 45 दिनों में मंदिर परिसर के अंदर करीब 70 बार छोटी बड़ी चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। और केवल ये चोरी ही नहीं, बल्कि एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में मंदिर की सुरक्षा और प्रबंधन में कई बुनियादी कमियों का जिक्र किया गया। मसलन दान में आए पैसों की गिनती के तरीके में लापरवाही, परिसर में आने जाने वाले लोगों की सही तरीके से तलाशी न होना, सुरक्षा के सबसे अहम पहलू यानी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने में ढिलाई, और इन सब के साथ सबसे बढ़कर सुरक्षा के तय नियमों और एसओपीज की अनदेखी करना। आज के इस वीडियो में हम एसआईटी की रिपोर्ट के इन्हीं मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि बीते एक साल में राम मंदिर ट्रस्ट को कुल कितना दान मिला और उसे कहां कहां खर्च किया गया। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। अयोध्या के राम मंदिर में चंदे की चोरी को लेकर सबसे पहला सवाल 5 जून 2026 को उठा। सोशल मीडिया पर राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती के दौरान पैसों की चोरी के दावे करने वाले पोस्ट किए जाने लगे। इन दावों ने जोर पकड़ा 7 जून को, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई। अखिलेश यादव के शुरुआती आरोपों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय ने खारिज कर दिया था, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। 2 दिन बाद सीनियर बीजेपी लीडर रजनीश सिंह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर इस मामले में केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की। 10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पूरे मामले पर ट्रस्ट से रिपोर्ट तलब की। 11 जून को ट्रस्ट के पूर्व अकाउंटेंट महिपाल सिंह का एक वीडियो आया, जिसमें वो मंदिर के चढ़ावे की गिनती के दौरान नकदी चोरी और अनियमितताओं के आरोप लगा रहे थे। इसके बाद मुद्दा एक नेशनल इशू बन गया। राजनीति तो हुई ही, साथ ही मांग हुई आरोपों की जांच की। इसके बाद 13 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से निष्पक्ष जांच कराने की अपील की। यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। इस टीम को आरोपों की जांच, संबंधित कर्मचारियों की भूमिका, दान गिनने की प्रक्रिया, सीसीटीवी रिकॉर्ड, सुरक्षा व्यवस्था और वित्तीय प्रणाली की जांच का जिम्मा सौंपा गया। 15 जून से ही एसआईटी ने जांच शुरू की। दान गिनने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज के साथ दस्तावेजों की जांच भी शुरू की। करीब 3 हफ्तों की जांच के बाद 6 जून को श्री राम मंदिर ट्रस्ट की एक बैठक हुई। बैठक के बाद ट्रस्ट की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भी शामिल रही। रिपोर्ट में क्या लिखा गया, एक एक करके अब पॉइंटर्स में इसे समझते जाइए। एसआईटी की रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा इस बात का हुआ कि मंदिर में सीसीटीवी के फुटेज सुरक्षित रखने की व्यवस्था में बड़ी कमी पाई गई। रिपोर्ट बताती है कि चंदा गिनने वाले कमरों में सीसीटीवी तो लगे हैं, लेकिन इनकी लाइव निगरानी के लिए कोई खास मैनेजमेंट नहीं दिखा। इसके अलावा सीसीटीवी के फुटेज भी केवल 45 दिनों तक के लिए ही स्टोर किए जाते हैं। मतलब अगर किसी को पहले हुई घटना के बारे में जानना है या उसकी जांच करनी है तो उसे 45 दिन से पहले का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। जब एसआईटी ने इन 45 दिनों का रिकॉर्ड खंगाला तो पाया कि 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक कुल 70 बार चोरी या गबन की कोशिश हुई है। कहां और किसने की और कैसे? एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये हरकतें चंदे की गिनती करने वाले काउंटिंग रूम में हुई। कैसे पता चला और क्या कुछ मिला? रिपोर्ट के मुताबिक इन 45 दिनों में बार बार देखा गया कि चंदे की काउंटिंग करने वाले कुछ कर्मचारी नोटों की गड्डी को अपने कपड़ों, जूते और दूसरी जगहों में छिपा कर रख रहे थे। कई बार तो ये चोरी कई लोगों ने मिलकर की। कैमरे की नजर से बचते हुए वो लोग नोटों की गड्डियों के पास ही बैठते थे और उन्हें मोबाइल फोन के साथ अपने पर्सनल सामान ले जाने की भी छूट थी। जैसा कि हमने बताया कि मंदिर के सीसीटीवी केवल 45 दिनों का ही बैकअप रखते थे, तो एसआईटी केवल इन्हीं 45 दिनों की जांच कर पाई। एसआईटी का आरोप है कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं लगातार होती थी। चूंकि तब की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं, तो कौन और कैसे चोरी कर रहा था ये पता नहीं चला।
एसआईटी की रिपोर्ट में चोरी के मुख्य आरोपियों के बारे में भी बताया गया। सीसीटीवी फुटेज में अविनाश शुक्ला और मनीष कुमार यादव बार बार चढ़ावे के रुपयों की गड्डियों को हटाते या छिपाते दिखाई दिए। वहीं अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे अविनाश और मनीष की चोरी में मदद करते हुए दिखाई दिए। एसआईटी ने अपनी जांच में इन पांचों के अलावा रमाशंकर मिश्र उर्फ टिन्नू यादव को भी नोटों की गड्डियां हटाते या छिपाने का आरोपी बताया। एसआईटी ने प्रथम दृष्टया इन 6 लोगों की चंदा चोरी में संलिप्तता दर्ज की। ये सभी आरोपी सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के सुरक्षाकर्मी या फिर गणना कर्मी थे, जो एसबीआई के मार्फत चंदे की गिनती के काम में लगाए गए थे। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि टीम के गठन से पहले ही ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने आरोपियों से 78.94 लाख की नकदी और कुछ विदेशी मुद्रा के साथ आभूषण भी बरामद किए थे। इसके अलावा 4 जून 2026 को काउंटिंग रूम से सटे बाथरूम से भी 2.25 लाख रुपए लावारिस हालत में बरामद हुए। रिपोर्ट के मुताबिक ये पैसे इन्हीं 6 आरोपियों के जुटाए हुए थे। इन आरोपियों का मासिक वेतन केवल 20,000 का था, जो कि कटौतियों के बाद इन हैंड केवल 15,000 ही था। लेकिन जब जांच टीम ने इनके और इनके परिजनों के बैंक खातों की जांच की तो पता चला कि इन खातों से बड़े बड़े अमाउंट्स में डील किया जा रहा था। एफडी और दूसरे संदिग्ध लेन देन भी हुए। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि चोरी हुए पैसों को बैंक खातों में डाला जाता था या फिर बैंक के जरिए ही दूसरे लोगों तक डाइवर्ट किया जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने चोरी की इस राशि का इस्तेमाल प्रॉपर्टीज खरीदने और फैमिली फंक्शंस में खर्च किया। एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि काउंटिंग रूम में चोरी को रोकने के लिए बनाए गए नियमों और एमओयू का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा था। एंट्री और एग्जिट के वक्त स्टाफ की चेकिंग नहीं होती थी और ना ही बिना जेब वाली वर्दी का नियम लागू किया गया था। ये क्या होता है? बिना जेब वाली वर्दी का मतलब ऐसे यूनिफॉर्म से है जिसमें शर्ट, पैंट या कुर्ते पर कोई भी जेब ना होती हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कर्मचारी नोट, सिक्के या फिर दूसरे कीमती सामान अपनी जेब में रखकर बाहर न ले जा सकें। मंदिर के काउंटिंग रूम में भी ऐसी ही व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन कोई भी उसका पालन नहीं कर रहा था। यहां तक कि काउंटिंग रूम के अंदर लोग खाने पीने के सामान भी लेकर जा रहे थे। बायोमेट्रिक सिस्टम की भी अनदेखी हो रही थी, खासकर इस काउंटिंग रूम में। एसआईटी की जांच में यह भी पता चला कि किस हुंडी माने दान पात्र से कितने बक्से आए, इसका कोई सीरियल नंबर या ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। सभी पेटियों का पैसा काउंटिंग से पहले ही आपस में मिला दिया जाता था। रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव बिना किसी लिखित आधिकारिक आदेश के हुंडियों की चाबियां अपने पास रखता था और काउंटिंग व्यवस्था को अनौपचारिक रूप से कंट्रोल करता था, जो कि सुरक्षा के हिसाब से एक बहुत बड़ा जोखिम था। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि राम मंदिर में दान चोरी का मामला केवल कुछ कर्मचारियों की हरकत नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट के कुछ अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की लापरवाही के कारण ऐसी स्थिति बनी जिससे कथित चोरी लंबे समय तक होती रही। ऐसे अधिकारियों की एक फहरिस्त भी जारी की गई। कौन है इसमें? सबसे पहला नाम है डॉक्टर अनिल मिश्रा का। डॉक्टर अनिल मिश्र ट्रस्ट के वरिष्ठ न्यासी थे और दान की गिनती के साथ सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी उनके पास थी। एसआईटी के मुताबिक उन्होंने सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन नहीं कराया। कर्मचारियों की हर बार तलाशी लेने के नियम को कमजोर कर दिया गया। बायोमेट्रिक उपस्थिति, बिना जेब वाली वर्दी, मोबाइल और बैग पर रोक जैसे सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए कोई भी स्पष्ट लिखित आदेश जारी नहीं किया। समय समय पर व्यवस्था की समीक्षा और निगरानी भी नहीं की। इसके साथ रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया गया कि इसी वजह से चोरी की आशंका बढ़ी। अगला नाम है सुभाष श्रीवास्तव का। सुभाष दान की गिनती वाले कमरे के प्रभारी थे। एसआईटी ने उनकी कई लापरवाहियां गिनाई हैं। बताया है कि उन्होंने कर्मचारियों पर ठीक से निगरानी नहीं रखी, काउंटिंग रूम में आने जाने वाले कर्मचारियों की नियमित तलाशी नहीं कराई, बिना किसी लिखित आदेश के रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव को दान पेटियों की चाबियों की जिम्मेदारी दे दी। टिन्नू की सिफारिश पर मनीष कुमार यादव को गिनती के काम में लगाया गया। बाद में मनीष इस मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल पाया गया। अगला नाम रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू। एसआईटी के मुताबिक टिन्नू के पास दान पेटियों की चाबियां रखने का कोई आधिकारिक अधिकार नहीं था। इसके बावजूद वो कई हुंडियों की चाबियां संभालता था, दान की गिनती से जुड़ी व्यवस्था में दखल देता था। रिपोर्ट में कहा गया कि इससे सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुई और बिना अधिकार वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल गई।
इन लोगों के अलावा एसआईटी की रिपोर्ट में एसबीआई अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई। दान की गिनती भारतीय स्टेट बैंक के साथ हुए समझौते के तहत होती थी। एसआईटी के मुताबिक बैंक अधिकारियों की भी जिम्मेदारी थी कि गिनती की प्रक्रिया सुरक्षित तरीके से हो, कर्मचारियों के लिए जरूरी सुरक्षा व्यवस्था लागू हो, मशीनें और निगरानी की व्यवस्था सही ढंग से काम करे। लेकिन रिपोर्ट में बताया गया कि एसबीआई के अधिकारियों ने भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से नहीं निभाई। इस पूरे मामले पर एसआईटी ने कहा कि यह समस्या अचानक नहीं हुई। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की आंतरिक ऑडिट रिपोर्टों में कई बार कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया था। बताया गया था कि सीसीटीवी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, दान पेटियां खोलने की प्रक्रिया में कमियां हैं, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है। ऑडिट में यह भी कहा गया था कि सीसीटीवी फुटेज कम से कम 180 दिन तक सुरक्षित रखी जाए, लेकिन इस सुझाव को लागू किया नहीं गया। नतीजा ये हुआ कि फुटेज केवल 45 दिन तक ही सुरक्षित रहती थी और उससे पहले की कथित चोरी की जांच करना मुश्किल हो गया। रिपोर्ट में एसआईटी ने मुख्य तौर पर 2 सिफारिशें भी पेश की। अव्वल तो ये कि दोषी पाए गए सभी 6 कर्मचारियों के साथ लापरवाही के जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ चोरी, आपराधिक विश्वासघात, साजिश और गबन की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और जांच की जाए। इसके साथ ही काउंटिंग की पूरी प्रोसेस को सख्त किया जाए। कैसे? बिना जेब वाली वर्दी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ एंट्री और एग्जिट पर सघन तलाशी को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी, निगरानी में ढिलाई और ऑडिट की चेतावनियों को नजरअंदाज करने के कारण ऐसा माहौल बना जिसमें चोरी होना आसान हो गया। हालांकि ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। खैर, ये तो हुई एसआईटी की रिपोर्ट की बात। जाते जाते ये भी जान लीजिए कि बीते वित्त वर्ष में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कितने पैसे मिले और कितने पैसे ट्रस्ट ने खर्च किए। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक ट्रस्ट को अलग अलग सोर्सेस से कुल 250.04 करोड़ रुपए मिले। कहां से? दान पात्र यानी हुंडियों से प्राप्त नकद राशि 66.55 करोड़ की है। दान काउंटरों से प्राप्त राशि 21.05 करोड़, ऑनलाइन माध्यमों से प्राप्त दान 9.70 करोड़, विदेशी मुद्रा यानी एफसीआरए के रूप में जो दान मिला वो 94 लाख रुपए का है। स्वैच्छिक योगदान से प्राप्त कुल राशि 98.24 करोड़ की है। बैंक खातों और सावधि यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट से जो अर्जित ब्याज है उसकी आय लगभग 151.80 करोड़ की है। ट्रस्ट के अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस वित्त वर्ष के खर्चों के बारे में भी बताया गया, जिसके मुताबिक ट्रस्ट का कुल खर्च 514.50 करोड़ का रहा। इसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों एक्सपेंडिचर्स का ब्यौरा है। एक एक कर दोनों को जान लीजिए। ट्रस्ट का कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर 422.74 करोड़ का रहा, जिसमें मुख्य रूप से मंदिर और संबद्ध निर्माण कार्यों पर खर्च हुए जो कि 375.40 करोड़ के। ट्रस्ट ने इस वर्ष 2.57 एकड़ जमीन खरीदी जिसके लिए 21.53 करोड़ खर्च किए। एल&टी द्वारा निर्मित कैनोपी में 9.81 करोड़ रुपए खर्च हुए। यात्रियों के स्वागत केंद्र पर 4.83 करोड़ रुपए लगे। राम निवास के निकट डॉर्मेट्री निर्माण में 2.76 करोड़ और अन्य पूंजीगत संपत्तियां बनाने में 2.71 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बाग बिजेशी इलाके में भी निर्माण कार्य हुआ, इसके लिए 2.7 करोड़ रुपए लगाए गए। अस्थायी संरचनाओं के निर्माण पर भी ट्रस्ट ने 1.74 करोड़ रुपए खर्च किए। अंगद टीला बनाने के लिए 1.14 करोड़, अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के संचालन पर 12 लाख रुपए लगाए गए। वहीं राजस्व संचालन यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर 91.76 करोड़ का खर्च रहा, जिसमें मंदिर के दैनिक संचालन, दर्शनार्थियों की सुविधा, सुरक्षा और उत्सवों के आयोजन पर खर्च किया गया है। डिटेल में अगर इनकी बात करें तो भोग प्रसाद और पूजा पर 12.85 करोड़ व्यय हुए। सुरक्षा सेवाओं पर 11.49 करोड़ रुपए खर्च हुए। मंदिर के ध्वजारोहण समारोह पर जो कि काफी भव्य हुआ था उस पर 10.48 करोड़ खर्च किए गए। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में भोजन की व्यवस्था के लिए 9 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च हुए और कर्मचारी कल्याण और उनके पारिश्रम यानी कि उनके जितने भी पेमेंट्स है उस पर 8.98 करोड़ रुपए खर्च हुए। सफाई और हाउसकीपिंग पर भी खर्च हुआ 4 करोड़ 91 लाख रुपए और श्रद्धालुओं के लिए लॉकर सुविधा दी गई जिसपे 4 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च किए गए। बिजली के खर्च भी हैं 4 करोड़ 41 लाख के और वर्ष प्रतिपदा महोत्सव जो हुआ उसके लिए भी 3 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए गए।
अन्य खर्च आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के अलावा ट्रस्ट ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि मंदिर निर्माण शुरू होने से लेकर 31 मार्च 2026 तक उसे फंड कलेक्शन और कॉर्पस फंड के जरिए करीब 3,264 करोड़ रुपए मिले। इनमें से 2,370 करोड़ मंदिर निर्माण और उससे जुड़े दूसरे स्थायी पूंजीगत कामों पर खर्च किए गए। वहीं श्रद्धालुओं के चढ़ावे के रूप में ट्रस्ट को अब तक करीब 582 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। उनमें से 391 करोड़ रुपए मंदिर के संचालन, रख रखाव और दूसरे दैनिक खर्चों पर खर्च कर दिए गए, जबकि बाकी राशि सुरक्षित रखी गई है। बताया गया ये भी बताया गया कि 31 मार्च 2026 तक ट्रस्ट के पास 1,876.30 करोड़ की राशि सुरक्षित है, बैलेंस में है। कहां? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 791.04 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा में 327.30 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक में 652.88 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट के तौर पर जमा है। वहीं म्यूचुअल फंड में 87 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी है। केवल कैश ही नहीं बल्कि ट्रस्ट ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं का भी पूरा हिसाब दिया। बताया है कि 31 मार्च 2026 तक ट्रस्ट के पास कुल 669.653 किलोग्राम सिल्वर लाइक मटेरियल थी। सिल्वर लाइक मटेरियल्स का मतलब शुद्ध चांदी नहीं, ये चांदी जैसी दिखाई देने वाली या मुख्य रूप से चांदी से बनी वो वस्तुएं होती हैं जिन्हें श्रद्धालुओं ने मंदिर में चढ़ावे के तौर पर चढ़ाया हो। इनमें होता क्या है, इनमें चांदी के साथ दूसरी धातुएं मिली होती हैं, मतलब कभी धातु मिली है, पत्थर मिला है, कपड़ा है, लकड़ी है या सजावट के सामान है, वो सब इनमें लगे होते हैं। यूजुअली मुकुट हो गया या कोई भी चीज जो चांदी से बनती है उसमें चांदी के अलावा भी दूसरे मटेरियल लगते हैं, इसलिए इन्हें सीधे तौर पर शुद्ध चांदी नहीं माना जाता। सिल्वर लाइक मेटल्स के अलावा ट्रस्ट के पास 849.272 किलोग्राम शुद्ध चांदी भी है। दोनों को मिला दे तो ट्रस्ट के पास कुल 1,518.925 किलो चांदी जमा है। चांदी के अलावा ट्रस्ट ने सोने का भी पूरा ब्यौरा दिया। बताया कि 31 मार्च 2026 तक ट्रस्ट के पास कुल 32.259 किलोग्राम गोल्ड लाइक मेटल्स थे। गोल्ड लाइक मेटल्स मतलब सोने के साथ जो दूसरे आइटम्स उसमें मिले हों जिनका इस्तेमाल मुकुट बनाने या फिर किसी दूसरी मूर्तियों को बनाने में किया जाता हो। ये तो थी एसआईटी के प्रारंभिक रिपोर्ट की पॉइंट्स और उसके सुझाव और ट्रस्ट के पास मौजूद पैसों और सोर्सेस की पूरी जानकारी। चंदा चोरी की जांच लगातार जारी है, आगे इस मामले में जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी आनंद हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।